हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर पर हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, है ना। वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसके पहले के जो 2 चैप्टर है उस पर भी हमने सारे टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल का नाम लिखकर यूट्यूब में जाइए और टॉपिक को सर्च कीजिए। चैनल के नाम के साथ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो टॉपिक आप सर्च करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर धारा विद्युत, है ना। हमने शुरू में ही देखा है विद्युत, है ना। विद्युत या इलेक्ट्रिक है, ये 2 टाइप का था, स्थिर और धारा, है ना। स्थिर विद्युत के बारे में क्या है, आवेश, है ना। स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं या आवेश को स्थिर मानकर हम विद्युत का अध्ययन करते हैं। जबकि धारा विद्युत में क्या करते हैं, गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। गतिमान आवेश या मूविंग चार्ज, ठीक है। तो धारा विद्युत में गतिमान आवेश, तो शुरू के 2 चैप्टर, है ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था वो स्थिर विद्युत पर आधारित था। अब जो चैप्टर हम धारा विद्युत ले रहे हैं वो धारा विद्युत, नाम से स्पष्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत। तो हम विद्युत धारा के बारे में शुरू में देखेंगे, है ना। विद्युत धारा के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि जैसे क्या होता है कि 2 चालक हम मान लो लेते हैं ए और बी, दोनों मान लो आवेशित चालक है ना। दोनों आवेशित चालक है ना। ये 2 आवेशित चालक, और किस प्रकार के आवेशित चालक हैं, पृथक्कृत। पृथक्कृत का मतलब है उनका और किसी के साथ कोई रिलेशन या कोई संबंध नहीं है, ठीक है। पृथक्कृत होना मतलब किसी और के साथ संपर्क या संबंध नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो क्या करते हैं, यहां पर इन दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही इनको किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है, क्या होता है, आवेश का प्रवाह होने लगता है। जैसे किसी चालक तार जोड़ेंगे, आवेश जर से ऐसे एक चालक से दूसरे चालक में जाने लगता है। तो जैसे ये मान लो सपोज ए से बी में जा रहा है आवेश, तो ये उच्च विभव पर है इसका मतलब, और ये निम्न विभव पर है, ठीक है। ये उच्च विभव पर और ये निम्न विभव पर है, मतलब इनके बीच क्या है, विभवांतर, है ना। विभवांतर के कारण क्या हो रहा है, यहां पर आवेश प्रवाह कर रहा है ना। दोनों चालक के विभव में अंतर है और इस विभवांतर के कारण ही आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो अब आवेश प्रवाह के कारण ही धारा यहां पर आएगी, है ना। तो हम अब परिभाषित करेंगे, मतलब आवेश किसके कारण प्रवाह हो रहा है, यहां पर विभवांतर। ये वैसे ही है जैसे जल का प्रवाह कैसे आता है, जल का प्रवाह कैसे होगा, लेवल में अंतर होगा, इधर नीचे होगा इधर ऊपर होगा, तो जल का प्रवाह ऐसे होगा। वैसे ही ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होने पर। टेम्परेचर 2 वस्तु है, दोनों को जोड़ दो या दोनों को संपर्क में ला दो तो ऊष्मा का प्रवाह कैसे होगा, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर। वैसे ही यहां पर आवेश का प्रवाह कैसे हो रहा है, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर, ठीक है। तो आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो अब हम विद्युत धारा की परिभाषा देंगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा, बहुत छोटी सी परिभाषा है, 1 लाइन की। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, दर हमने कह दिया है मतलब समय के साथ है, समय के साथ इसको डिफाइन कर दिया है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, किसी चालक के किसी
अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा। ठीक है, यहां पर हमने प्रति सेकंड कर दिया, मतलब दर बता दिया है, तो वहां पर केवल आवेश की मात्रा कहने से ही काम चल जाएगा। तो ये दोनों परिभाषा हम दे सकते हैं। यहां पर अनुप्रस्थ परिच्छेद, जैसे ये इस प्रकार का चालक है, ये ऐसा लंबाई का चालक है, तो ये जो मोटाई इसकी है अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है, या एक समान मोटाई वाला भी ले सकते हैं। तो ये पोर्शन है, ये कहलाता है अनुप्रस्थ परिच्छेद, या अनुप्रस्थ काट भी कहते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद कहें या अनुप्रस्थ काट कहें, है ना, ट्रांसवर्सल क्रॉस सेक्शन। जैसे ये है ना, ये मान लो इसकी मोटाई, ये वाला जो भाग है, ये वाला एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा, इसके सामने का भाग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये परिभाषा यहां पर क्लियर हो गया। तो इसके आधार पर हम विद्युत धारा बराबर क्या लिख सकते हैं, आवेश बटा क्या लिख सकते हैं, समय, है ना। आवेश बटा समय, इसका फार्मूला हो जाएगा, है ना। यदि t समय में, इसको I से डिनोट करते हैं, t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू क्यू अपान टी। इसको और दूसरे फॉर्म में, यदि कोई अल्प समय अंतराल लेकर चले, समय अंतराल डेल t में डेल q आवेश किसी परिच्छेद से प्रवाहित होता है, तो उस केस में I इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल q अपान डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं। या यदि डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब अल्प समय अंतराल, इतना छोटा समय अंतराल है कि डेल टी को हमने क्या ले लिया है, 0 ले लिया है, तो उस केस में ये I बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल q अपान डेल टी। ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। जब ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल वगैरह निकालते हैं, उस समय ऐसा आता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। इस लिमिट को यदि हटाकर लिखना चाहें तो I बराबर कैसा लिख सकते हैं, डी क्यू अपान डी टी। ये ऐसा हम लिख सकते हैं, I इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी, मतलब ये आवेश का Q क्या है, आवेश है, और D अपान डी टी मतलब समय के सापेक्ष अवकलन, है ना। ये कब कम आता है, जब यदि Q बराबर मान लो इस प्रकार दिया हुआ है, 3t² प्लस 4t प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। Q आवेश है, वो समय पर डिपेंड करता है, आवेश का मान कितना होगा, मान लो इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर I निकालना, क्या करोगे, डी क्यू अपान डी टी। Q का मान इतना, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन में क्या हो जाएगा, t का वर्ग है, 2 सामने आ जाएगा 6t, यहाँ पर t का मान 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4। ये आंसर होगा, है ना। और समय मान लो 2 सेकंड में धारा बोला गया है, तो t का मान 2 रख दो, तो 2 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी वो निकल जाएगा, 6 दूने 12 4 16 ऐसा करके। तो ये यहाँ पर विद्युत धारा का फार्मूला, इसको थोड़ा सा हम और लेंगे इलेक्ट्रॉन के, है ना। जैसे किसी चालक के, है ना, चालक में आ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा, है ना। तो हमको चालक या कंडक्टर, है ना, जो विद्युत के चालक होते हैं धातु है, चालक मतलब धातुएं, जिसमें विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है, आप जानते हैं। तो किसी चालक के परिच्छेद से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ठीक है। तो आवेश Q बराबर कितना होगा, n इंटू ई, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन का आवेश, E यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। मतलब किसी चालक के परिच्छेद से, ये जैसे ये परिच्छेद मान लो इस, यहां पर t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश E है, तो n इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना हो जाएगा, n ही।
तो इस केस में धारा I बराबर जो फार्मूला होता है Q/T, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, I = NE/T, ऐसा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मात्रक, है ना, विद्युत धारा का मात्रक, है ना। विद्युत धारा एक मूल राशि है। मूल राशि कितनी होती है, 7 मूल राशि आप लोग पढ़े हैं कक्षा 11वीं में, तो उसमें से एक मूल राशि, है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो विद्युत धारा भी एक मूल राशि है और इसका मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, एम्पियर। तो ये एम्पियर बराबर धारा का मात्रक कूलाम एसआई पद्धति में, और ये सेकंड। तो इस प्रकार एम्पियर बराबर क्या होगा, कूलाम पर सेकंड। यदि 1 एम्पियर की बात करें तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अर्थात किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर, है ना। इसको 1 एम्पियर ऐसा लिखते हैं, एम्पियर को संकेत के रूप में कैपिटल ए से दर्शाया जाता है क्योंकि वैज्ञानिक का नाम है। तो है ना, 1 मिली एम्पियर भी होता है 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर भी होता है 10⁻⁶ एम्पियर, ऐसा। तो ये इसके और भी छोटे मात्रक हैं, एम्पियर से छोटे मात्रक मिली और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, ये धन आयन के प्रवाह के विपरीत होती है ना। जैसे ये एक चालक है, इसमें हमने एक सेल जोड़ा और क्या किया, इसमें विद्युत धारा बाहर, है ना। सेल, ये जैसे हमने सेल जोड़ा तो सेल के बाहर धारा है वो धन से ऋण की ओर, तो इसके अंदर भी धारा इस दिशा में बहेगी, इस दिशा में बहेगी धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा यहां पर धन आयन के प्रवाह की दिशा। ठीक है ना, जिस तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा धारा की दिशा के विपरीत, है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की बात करें तो ये इस तरफ होगा, धारा ऐसे बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्युत धारा की दिशा, है ना, जैसे हम सेल जोड़ते हैं तो उस सेल से, है ना, उस सेल से, है ना, उस सेल के धन ध्रुव से बाहर, है ना, धन ध्रुव से धारा निकलती है, ऐसा हम कह सकते हैं, और ऋण ध्रुव पर समाप्त होती है ना। सेल के बाहर धारा है वो धन से ऋण की ओर, सेल के अंदर धारा है वो ऋण से धन की ओर बहती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्युत धारा है वो अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसको बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि किसी परिपथ में इसको एक तीर के निशान से दर्शाते हैं, पर उसका मतलब वो सदिश है ऐसा नहीं है। विद्युत धारा अदिश राशि है, इसका कारण है इसको सामान्य अदिश योग, है ना, अदिश योग, या धाराओं को जोड़ते हैं तो सदिशों के योग नियम का पालन नहीं होता। दूसरा, जो तार में कोई गांठ लगा दे, है ना, बांध दे उसको, या तार को मोड़ दे तो भी धारक मान में कोई अंतर नहीं आता, तो उसके आधार पर विद्युत धारा है वो अदिश राशि है। एक और बात यहां पर, विद्युत परिपथ, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जिसमें, जैसे ये हमने एक परिपथ ऐसा तैयार किया, यहां पर एक स्विच लगाया, कुंजी, एक सेल लगा दिया और ऐसा। तो ये जो तार हमने जोड़े हैं,
है ना, ये जैसे ये कुछ भी यहाँ पर मान लो सपोज ये हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो ये कुंजी है, ये बैटरी है, तो इस प्रकार ये विद्युत परिपथ कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घरों में जो तार लगे हुए हैं पंखे जोड़ने के लिए या जो भी वायर लगाया गया है ना, सिंपल सी बात है, घर में जब इलेक्ट्रिक का फिटिंग किया जाता है तो बहुत सारे तार वहां पर लगाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रिक परिपथ या विद्युत परिपथ। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम देखेंगे धारा घनत्व। अब हम देखेंगे धारा घनत्व या करंट डेंसिटी, इसको जे से दर्शाते हैं। ये होता है किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा, ठीक है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे से दर्शाते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे तो नीचे क्षेत्रफल आएगा और ऊपर विद्युत धारा, है ना। क्षेत्रफल मतलब कौन सा है? प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको लिखेंगे तो जे बराबर आई अपान ए, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, उसके आधार पर एक क्यू अपान ए टी ऐसा हो जाएगा। यहाँ से इसका मात्रक वगैरह आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा मात्रक इसका? हाँ, क्या हो जाएगा मात्रक? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। और भी इसका, है ना, विमीय सूत्र वगैरह आप निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपने क्लास 11 में सीखा हुआ है, आपकी किताब में देखकर उसको कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें किसी चालक में धारा प्रवाह किस प्रकार होता है ना। किसी चालक में धारा प्रवाह किस प्रकार होगा ये हम देखेंगे, है ना। जैसे ये एक है ना, ये एक चालक है, इसमें धारा प्रवाह की बात करें तो चालक में हम परमाणु की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? परमाणु के अंदर। और कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम? मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जैसे ये उसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, इसमें ये क्या होंगे? बद्ध, है ना, बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे परमाणु है, तो इन परमाणुओं से जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा परमाणु से तो वो धन आवेश में परिवर्तित हो जाएगा। परमाणु उदासीन होता है, पर किसी परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, थोड़ा सा ऊर्जा पाकर, वो थोड़ा सा ऊर्जा मतलब तापीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, टेम्परेचर के कारण परमाणु को थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है, तो उस ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन उस कक्ष को छोड़कर बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या होता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर अनियमित गति करता है ना। कैसे अनियमित गति करता है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इधर आगे गया, किसी धन आयन से या धन आवेश से टकराया, इधर हो चला जाएगा, फिर ऐसे कैसे भी वो अनियमित गति करते रहता है। जैसे गैस के अणु गति करते हैं, उसी प्रकार चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अनियमित गति करते रहते हैं। इस कारण से कोई निश्चित दिशा में धारा नहीं बहती है या निश्चित दिशा में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, इस कारण से कोई धारा नहीं बहती है, ठीक है। परंतु जब यहां पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे मतलब इधर धन इलेक्ट्रोड कर दिए, इधर ऋण इलेक्ट्रोड कर दिए, तो अब स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन है इसी दिशा में जाएंगे, हालांकि वो धन आवेशों से टकराएंगे पर वो इसी दिशा में जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं
सब इस दिशा में जाएंगे, तो एक निश्चित दिशा में क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा, तो उस समय वहां पर उसमें धारा बहेगी। किसी चालक की बात करें, चालक में धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, चालक में धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है ना। यदि हम विद्युत अपघट्य की बात करें, उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं, तो दोनों के कारण धारा बहती है। किसमें, विद्युत अपघट्य में। अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक की बात करें तो यदि एन प्रकार का अर्धचालक है, इसके दो प्रकार होता है, एन प्रकार और पी प्रकार। तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन के कारण और पी प्रकार में होल। होल मतलब ये धन आयन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जैसा, इलेक्ट्रॉन में जैसे ऋण आवेश, इसमें धन आवेश होता है, तो इसके कारण वहां पर धारा बहती है। जो आयनित गैस होते हैं, आयनित गैस में धन आयन और ऋण आयन दोनों के कारण धारा बहती है। क्लियर है यहां तक। तो ये आवेश का प्रवाह कैसे होगा, धारा का प्रवाह कैसे होगा, ये अब हम देखेंगे यहां पर अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग है ना, दोनों एक ही है। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको वी डी से दर्शाते हैं, है ना। जैसे हमने देखा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता है, जैसे गैस के अणु गति करते हैं तापीय ऊर्जा के कारण। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम तापीय चाल या वेग 10⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, मतलब ठीक ठाक होती है, पर्याप्त है, बहुत अधिक है ना। किसी धातु की बात करें, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में होता है, तो लगभग 10⁻29 है ना इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है ना। इसकी जो संख्या है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग इतनी होती है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, और उनका तापीय ऊर्जा के कारण अधिकतम तापीय चाल या वेग है वो 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो अनियमित गति करते हैं, जिसके कारण धारा नहीं बहती है। ठीक है, पर जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, है ना, जैसे ये एक चालक है, इस तरफ धन इलेक्ट्रोड, इस तरफ ऋण इलेक्ट्रोड, तो इसमें कुछ धन आयन जैसे हैं, धनावेश है। इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से आएगा, इससे टकरा गया, टकराने के बाद इसका वेग, टकराने पर अपनी ऊर्जा खो देगा। इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो टकराकर अपनी ऊर्जा खो देगा, तो ये ऊर्जा खो देगा, परंतु यहां पर इसके तरफ आकर्षित होगा, तो वो फिर से ऐसे उठ के गति करेगा, फिर ऊर्जा खोएगा, फिर ऐसे। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बार बार कम होती है, उसकी है ना, उसका एनर्जी डाउन होता है, उसका वेग कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, क्योंकि टकराने पर वेग कम हो जाता है या टकराने पर वेग शून्य हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, औसत वेग की बात करते हैं। तो ये औसत वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इस औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करता है, उसे इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। एक बार और सुनो परिभाषा, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ध्यान रखना अनुपस्थिति में तो अनियमित गति करता है इधर उधर, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करता है, उस नियत औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे Vd से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम देखेंगे अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध। इसका मान जो होता है Vd का मान, ये बहुत कम 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है ना। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड जो अधिकतम तापीय चाल या वेग है 10⁶ मीटर पर सेकंड की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहां पर अनुगमन वेग व धारा में संबंध। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ये एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और इसकी लंबाई l है, तथा इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n। प्रति एकांक आयतन का मतलब है 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर चालक का है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे गति करेगा उसका अनुगमन वेग कितना, Vd। ठीक है, धारा इसमें ऐसे बहेगी इस तरफ, क्योंकि जैसे जुड़ा हुआ है सेल उसके अनुसार। तो चालक का आयतन, लंबाई और क्षेत्रफल यहां पर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, a × l है ना। जैसे बेलन का आयतन होता है πr² l होता है, बेलन की लंबाई l है, तो ये वाला भाग क्या है, a है ना। ये वाला भाग इसका एरिया कितना होता है, πr², यदि त्रिज्या r हो तो। ठीक है, तो चालक का आयतन यहां पर Al, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, तो इतने मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अतः चालक में कुल आवेश Q बराबर, अब इतने इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, E। तो ये हो जाएगा यहां पर चालक के अंदर कुल आवेश इतना होगा, AlNE। ठीक है ना। अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को, चालक को पार करने में लगा समय, ठीक है, यहां से यहां तक आने में लगा समय, तो समय बराबर, समय t से दर्शाएं तो t दूरी कितना है यहां तक का, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, मतलब l, और वेग कितना है यहां पर Vd। समय बराबर दूरी बटे वेग या दूरी बटे चाल यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें अब क्या करना है, धारा I बराबर Q/T। तो धारा I बराबर Q/T है, तो इस कंडीशन को लगाएंगे, इसे मान रख दो, किसका मान रखेंगे, Q का मान रख दो, कितना यहां से AlNE, और नीचे किसका मान रखेंगे, T का मान इतना L/Vd। ये L और L कट जाएगा तो क्या बचेगा, I बराबर ये ANE, और ये Vd कहां चला जाएगा, ऊपर। तो इस प्रकार I इक्वल टू कितना बचे, NEAVd। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे, तो ये होगा धारा और अनुगमन वेग में संबंध, है ना, I इक्वल टू NEAVd। ठीक है, तो इस प्रकार ये रिलेशन यहां पर निकालना है, पूछा जाता है परीक्षा में कई बार, है ना। अनुगमन वेग के लिए व्यंजक निकालना है और फार्मूला निकालना है एक। तो जैसे ये इस प्रकार एक चालक को किसी सेल से जोड़ा गया है, तो इसकी लंबाई L है, विभवांतर यहाँ पर V है इसके सिरों पर, इसमें धारा I बह रही है,
इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है, विद्युत क्षेत्र जो आरोपित किया गया है ना। जैसे ही हम सेल या बैटरी जोड़ेंगे मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या होता है v/L। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, यदि यहाँ से यहाँ तक लंबाई L है तो E = v/L होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल की बात करें, है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, ऐसे होता है, धन से ऋण की ओर। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है। तो उस बल का मान यहां पर F = क्या होगा, E × E, है ना, जो एक फार्मूला पहले निकाले हुए F = QE। यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E है, इसलिए ऐसा, पर ये ऋण चिन्ह ये बताएगा कि बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत। इलेक्ट्रॉन पर बल ऐसे लगता है, इस तरफ, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, है ना, विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, इस कारण से वहां पर त्वरित गति होगी। त्वरित गति मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, त्वरण वहां पर होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान m हो तो त्वरण a बराबर क्या होता है, F/m। गति के द्वितीय नियम से पढ़े क्लास 11 में। तो a = यहां पर F/m, तो ये हो जाएगा a = E/m, है ना। F का मान यहां पर रखेंगे तो -E/m, है ना। अब यहां पर जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, इससे टकराया, फिर यहां से आकर इससे टकराएगा। दो क्रमागत धन आयन के टकराने में लगा समय को टाउ से दर्शाते हैं, इसको श्रांति काल कहते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। मतलब इस चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो उसी को हमने यहां पर बनाया हुआ है। ये धन आयन इसमें होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वो धन आयनों से टकराता है, ठीक है। टकराने पर उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। फिर यहां से जब शुरू करेगा तो यहां पर उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। फिर इधर बढ़ेगा तो अंतिम वेग मालूम v है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है, अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय है, वो श्रांति काल कहलाता है। इसको टाउ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। टाउ श्रांति काल है। तो यहां पर टाउ श्रांति काल है, तो क्या करेंगे हम, चूंकि गति के तीसरे समीकरण का यूज करेंगे, है ना। v = u + at होता है। तो v के बदले, है ना, v के बदले क्या लेंगे हम, vd। u का मान 0 हो जाएगा क्योंकि टकराते समय उसका वेग 0 हो जाता है। a का मान यहां से, तो ये माइनस हो जाएगा, E/m, और t के बदले क्या रखना है आपको, टाउ रखना है ना। v = -E/m या vd -E/τ/m, ठीक है। तो ये एक फार्मूला इस प्रकार से आता है। इसमें ठीक है, E के बदले v/L रखेंगे, v/L E के बदले, तो इसका परिमाण यहां पर इस प्रकार हो जाएगा, vd = ये माइनस नहीं रहेगा, vd = eV/τ/mL, है ना। ऋण चिन्ह केवल क्या बताता है, जो इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, ठीक है। तो vd = eV/τ/mL। तो ये अनुगमन वेग का
सूत्र। तो इस प्रकार डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा धारा क्या होता है, धारा के मात्रक क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, धारा कैसे प्रवाहित होता है, उसके साथ साथ अनुगमन वेग क्या होता है और अनुगमन वेग का फार्मूला। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।